Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Pushra. So we were discussing the law gate syllabus of PPC, and in today's video we are going to discuss the part 2 of chapter 16. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने डेफिनेशन क्लॉजेस सेक्शन 299 और इसके साथ साथ काइंड्स ऑफ कत्ल को डिटेल में डिस्कस किया है। आज की इस वीडियो में हम कत्ले अम से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 303 से। सेक्शन 303 बात करता है कत्ल कमिटेड अंडर इकराह ताम एंड इकराह नाकिस। अब इकराह ताम और इकराह नाकिस क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर, हम दोबारा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सो सबसे पहली बात है हुएवर कमिट्स कत्ल अंडर इकराह ताम। इकराह ताम के अंडर अगर कोई पर्सन कत्ल करता है तो वो किस तरह से सज़ा दी जाएगी, कत्ल करने वाले को या धमकाने वाले की क्या सज़ा है। So under इकराह ताम shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 25 years but shall not be less than 10 years, and the person causing इकराह ताम shall be punished for the kind of qatl committed as a consequence of his इकराह ताम। अब इकराह ताम में अगर कोई पर्सन कत्ल करता है, इकराह ताम में हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आप उस पर्सन को, उसके स्पाउस को या उसके ब्लड रिलेशंस को जो है वो थ्रेट करते हो या उसको अंडर फियर ऑफ इंजरी आप उसको करते हो, उसको खौफ में रखते हो कि अगर तुमने ये ऑफेंस कमिट ना किया तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा या तुमसे कोई भी जो जिस भी तरह से आप उसको थ्रेट कर रहे हो। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पर्सन आपको थ्रेट कर रहा है उसको पूरे के पूरे कत्ल की सज़ा होगी, यानी कि कत्ले अम जो हमने सेक्शन 302 में जो पनिशमेंट्स पढ़ी वो तमाम सज़ा इस बंदे को होगी। और जिसने कत्ल किया है इस फियर के अंडर, इस थ्रेट के अंडर, उसको कितनी सज़ा है, 10 से 25 साल तक की सज़ा उस पर्सन को दी जाएगी। सेकंड है इकराह नाकिस। Whoever commits qatl under ikrah nakis shall be punished for the kind of qatl committed by him, and the person causing ikrah nakis shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years. सेकंड है इकराह नाकिस जिसमें ब्लड रिलेशंस इन्वॉल्व नहीं है, स्पाउसेस इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इनके अलावा अगर कोई और रिलेशंस हैं तो यहाँ पर जिसने कत्ल किया है उसको पूरे के पूरे कत्ल की सज़ा होगी, और जिसने आपको अंडर फियर रखते हुए आपको मजबूर किया है कत्ल करने के लिए तो आपको सज़ा होगी 10 साल की। सो ये सेक्शन 302 इकराह ताम और इकराह नाकिस ये दोनों ऑपोजिट हैं। इकराह ताम के केस में क्या है, धमकी देने वाले को पूरे कत्ल की सज़ा है और जिसने कत्ल किया है उसको 10 से 25 साल की इम्प्रिजनमेंट है। इकराह नाकिस के अंदर कत्ल करने वाले को पूरी सज़ा है और मजबूर करने वाले को 10 साल की सज़ा दी जाएगी। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 304 के ऊपर। सेक्शन 304 बात करता है प्रूफ ऑफ कत्ले अम्द लाइबल टू किसास। अब प्रूफ किस तरह से करना है। सो प्रूफ ऑफ कत्ले अम्द शैल बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, नेमली वेयर द अक्यूज्ड मेक्स बिफोर अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई एन ऑफेंस और वॉलंटरी एंड ट्रू कन्फेशन ऑफ द ऑफेंस। सबसे पहली बात, जहाँ पे अक्यूज कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देता है, वो अपना जुर्म कबूल कर रहा है, सो वहाँ पर प्रूफ ऐसे किया जाएगा। सेकेंडली बाय द एविडेंस इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 17 ऑफ QSO। आर्टिकल 17 हमने नंबर ऑफ विटनेसेस को डिस्कस किया था डिटेल के अंदर, सो आर्टिकल 17 के थ्रू इसको प्रूफ किया जा सकता है। और सब सेक्शन 2 कहता है The provision of subsection 1 shall also apply to the hurt liable to किसास, के हर्ट के केसेस में भी किसास को प्रूफ करने के लिए यही तमाम दो तरीके एप्लीकेबल होंगे, यानी कि एक्यूज की कन्फेशनल स्टेटमेंट और आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग विटनेसेस। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 305 के ऊपर। सेक्शन 305 बात करता है वली की कि वली कौन होगा। सो इन केस ऑफ कत्ल द वली शैल बी नंबर 1 द हेयर्स ऑफ द विक्टिम अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल लॉ।
पहली बात की गई है कि कत्ले अम्द के केस में या किसी भी कत्ल के केस में वली कौन होगा, जो कि मरने वाले के वरसा हैं, जो उसके लीगल हेयर्स हैं वो उसके वली होंगे। एंड सेकेंडली, जहां पर आपके लीगल हेयर्स कोई भी नहीं है तो वहां पर गवर्नमेंट जो है वो उस पर्सन की वली होगी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है लॉ गेट के अंदर कि जहां पर लीगल हेयर्स नहीं है तो वली कौन होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट उस केसेस में वली होगी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 306 के ऊपर। सेक्शन 306 कहता है कत्ले अम्द नॉट लाइबल टू किसास, कि कब किसास की लाइबिलिटी नहीं आएगी कत्ले अम्द के केस में। सो कत्ले अम्द शेल नॉट बी लाइबल टू किसास इन दी फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, व्हेन एन ऑफेंडर इज अ माइनर और इंसेन, जहां पर जुर्म करने वाला माइनर है या इंसेन पर्सन है वहां पर किसास की लाइबिलिटी नहीं आएगी। सेकेंडली, व्हेन एन ऑफेंडर कॉजेज द डेथ ऑफ हिज चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड, जहां पर जो मारने वाला है वो बाप ने अपने बेटे को मारा है या बेटे ने बाप को मारा है या दादा को मारा है तो वहां पर किसास नहीं होगा। या थर्डली के वली ऑफ द विक्टिम जो है वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 307 के ऊपर, केसेस इन विच किसास फॉर कत्ले अम्द शेल नॉट बी इन्फोर्स। अब एग्जीक्यूशन की बात की गई है कि कब किसास की इन्फोर्समेंट नहीं होगी। सो किसास फॉर कत्ले अम्द शेल नॉट बी इन्फोर्स्ड इन दी फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, वेयर द ऑफेंडर डाइज बिफोर द इन्फोर्समेंट ऑफ द किसास, जहां पर ऑफेंडर की डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली जब उसकी डेथ हो गई तो फिर तो किसास बाकी ही नहीं रहा। किसास क्या था, सिमिलर हर्ट था, तो जहां पर ऑफेंडर मर गया फिर तो किसास हो ही नहीं सकता। सेकेंडली, वेयर एनी वली वॉलंटरीली वेव्स द राइट ऑफ किसास, जहां पर आपका वली जो है वो राइट ऑफ किसास को वेव कर देता है, वो माफ कर देता है विदाउट एनी कंपनसेशन, तो फिर वहां पर किसास की इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती। Thirdly, when the right of qisas devolves on the offender as a result of the death of the wali of the victim. अब यहाँ पर क्या है, ए, बी और सी। ए विक्टिम है, ए की डेथ कॉज की है सी ने। अब ए के बिहाफ पे बी जो था वो उसका वली था जो कि सी से किसास क्लेम कर रहा है। अगर इस वली की भी डेथ हो जाती है तो फिर राइट ऑफ किसास ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑफेंडर पर आ गया। सो वहाँ पर इन्फोर्समेंट नहीं होगी। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जो कि है सेक्शन 309। सेक्शन 309 क्या कहता है, वेवर ऑफ किसास इन कत्ले अम्द। अब वेवर क्या है, वेवर कहते हैं माफ कर देना, अल्लाह की रजा के लिए माफ कर देना। सो जहां पर किसास को वेव कर दिया है तो फिर क्या होगा, इन केस ऑफ कत्ले अम्द एन एडल्ट सेन वली में एट एनी टाइम एंड विदाउट एनी कंपनसेशन वेव हिज राइट ऑफ किसास, कि कत्ले अम्द के केस में एडल्ट सेन वली, एडल्ट कौन है, जो कि 18 साल से ज़्यादा की एज का है। सेन मतलब जो कि अनसाउंड माइंड नहीं है, जिसकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि वो नेचर ऑफ द एक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ रहा है। और वली कौन है, लीगल हेयर्स ऑफ द विक्टिम। सो एडल्ट सेन वली किसी भी टाइम विदाउट कंपनसेशन, कोई भी मुआवजा वसूल किए बगैर अल्लाह की रज़ा के लिए किसास के राइट को वेव ऑफ कर सकता है, माफ़ कर सकता है। कंडीशन क्या है, द राइट ऑफ किसास शेल नॉट बी वेव्ड। किन केसेस में राइट ऑफ किसास वेव नहीं हो सकता, नंबर 1, वेयर द गवर्नमेंट इज द वली, जहां पर आपके लीगल हेयर्स नहीं है और गवर्नमेंट आपकी वली है वहां पर राइट ऑफ किसास वेव नहीं हो सकता। सेकेंडली, वेयर द राइट ऑफ किसास वेस्ट इन अ माइनर और इंसेन, जहां पर माइनर और इंसेन पर्सन के ऊपर राइट ऑफ किसास आ रहा है वहां पर वेव नहीं किया जा सकता, यानी कि माइनर्स के थ्रू आप इस राइट ऑफ किसास को वेव ऑफ नहीं करवा सकते। सेकेंडली, वेयर द विक्टिम हैज मोर देन वन वली एनी वन ऑफ देम मे वेव हिज राइट ऑफ किसास, जहां पर विक्टिम एक है ए लेकिन उसके वली एक से ज्यादा है बी, सी, डी, तो इनमें से कोई एक पर्सन भी जो है वो राइट ऑफ किसास को वेव कर सकता है अंडर सेक्शन 309। उसके बाद है where there are more than one victim, the waiver of right of qisas by wali of one victim shall not affect the right of qisas of the wali of the other victim. सेकेंड कहा गया है कि जहां पर विक्टिम एक से ज्यादा है, पहले हमने कहा वली एक से ज्यादा है, जहां पर अब विक्टिम एक से ज्यादा हैं और अगर
वली किसी एक का राइट ऑफ किसास माफ कर देता है तो बाकियों के लिए वो चीज़ इफेक्टिव नहीं होगी। यानी कि अगर ए और बी है और ए के लिए उसने राइट ऑफ किसास वेव ऑफ कर दिया और बी के लिए नहीं किया, बी से वो क्लेम करना चाहता है तो वो कर सकता है। Next is where there are more than one offender, the waiver of right of qisas against one offender shall not affect the right against the other offender। अब तीसरी बात है कि जहां पर offender एक से ज्यादा है, मारने वाले एक से ज्यादा हैं, तो अगर वली किसी एक को किसास का राइट माफ कर देता है तो बाकियों के लिए वो चीज़ इफेक्टिव नहीं होगी, बाकियों के ऊपर किसास की वही लाइबिलिटी आएगी। सो सेक्शन 309 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से हमेशा एक ना एक एमसीक्यू लाजमी आता है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 310 के ऊपर। सेक्शन 310 बात करता है कंपाउंडिंग ऑफ किसास इन कत्ले अम्द। अब कंपाउंडिंग कहते हैं कंप्रोमाइज करने को, राजीनामा करने को, सुलह करने को। तो सुलह किस तरह से होगी कत्ले अम्द के केस में, कंप्रोमाइज किस तरह से होगा? सो इन केस ऑफ कत्ले अम्द एन एडल्ट सेन वली में एट एनी टाइम ऑन एक्सेप्टिंग बदले सुलह कंपाउंड हिज राइट ऑफ किसास। सुलह के बदले क्या होगा कि कत्ले अम्द के केस में वही बात एडल्ट सेन वली जो अनसाउंड माइंड नहीं है, मैच्योर है, मेंटल अंडरस्टैंडिंग है इतनी अच्छी, तो वो किसी भी टाइम कंपनसेशन रिसीव करते हुए अपना राइट ऑफ किसास जो है उसको माफ़ कर सकता है। यानी कि सुलह के बदले उसने क्या लिया है, मुआवजा लिया है, और मुआवजा लेने के साथ किसास उसने माफ़ कर दिया है। कंडीशन क्या है? दैट द फीमेल शेल नॉट बी गिवन इन मैरिज और अदरवाइज इन बदले सुलह। सुलह के बदले किसी भी फीमेल को मैरिज के तौर पर नहीं लिया जाएगा, यानी कि सुलह में मुआवजे के तौर पर फीमेल डिमांड नहीं की जाएगी। सेकेंड है वेयर द वली इज अ माइनर और इंसेन, द वली ऑफ सच माइनर और इंसेन मे कंपाउंड द राइट ऑफ किसास ऑन बिहाफ ऑफ सच माइनर और इंसेन। जहां पर विक्टिम का वली जो है वो माइनर है या इंसेन पर्सन है, तो फिर इन माइनर या इंसेन का जो वली है वो इनके बिहाफ पे कंपनसेशन रिसीव करते हुए बदले सुलह दे सकता है। वो सुलह के बदले कंपनसेशन रिसीव करते हुए राइट ऑफ किसास को माफ कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? वेयर द गवर्नमेंट इज द वली इट मे कंपाउंड द राइट ऑफ किसास। जहां पर विक्टिम की वली गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, मे का वर्ड यूज हुआ है कि वो भी राइट ऑफ किसास वेव कर सकती है, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, शेल नहीं है, मे है। उसके बाद है वेयर द बदले सुलह इज नॉट डिटरमिन्ड और इज अ प्रॉपर्टी और द राइट द वैल्यू ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, द किसास शैल बी डीम टू हैव बीन कंपाउंडेड एंड द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू दियत। जहां पर बदले सुलह डिटरमिन नहीं किया जा सकता या वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू डिटरमिन नहीं की जा सकती, तो वहां पर राइट ऑफ किसास वेव ऑफ होने के बाद जो ऑफेंडर है वो दियत की अमाउंट पे करेगा। और दियत क्या है? सेक्शन 323 के अकॉर्डिंग 30,363 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। नेक्स्ट है बदले सुलह में बी पेड और गिवन ऑन डिमांड और ऑन द डेफर्ड डेट इज में एग्रीड बिटवीन दी पार्टीज। कि बदले सुलह की जो पेमेंट है, कंपनसेशन की पेमेंट, वो ऑन डिमांड भी हो सकती है या अगर ऑफेंडर और वली के दरमियान कोई और डे फिक्स हो गया है तो जो एग्रीड डेट है उसके ऊपर भी ये अमाउंट पे की जा सकती है। सेक्शन 310 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 312 के ऊपर। सेक्शन 312 बात करता है कत्ले अम्द आफ्टर दी वेवर और कंपाउंडिंग ऑफ दी किसास। कि किसास का राइट वेव ऑफ कर दिया या फिर बदले सुलह रिसीव कर लिया और उसके बाद भी अगर कत्ले अम्द कमिट करते हैं उस ऑफेंडर का, उसका कत्ल होता है, तो फिर क्या होगा? So, where a wali commits katle amd of the convict against whom the right of qisas has been waived or compounded, such wali shall be punished with। अब पहली बात, किसास if he had himself waived or compounded the right of qisas against the convict or had the knowledge of the waiver। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी वली ने किसास का राइट वेव ऑफ कर दिया है या उसने बदले सुलह ले लिया है, कंपनसेशन रिसीव कर ली है, और ये चीज़ें करने
करने के बावजूद वो फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो ऑफेंडर का कत्ल करता है, तो ये वली किस किस चीज़ के लिए पनिश्ड होगा? अगर तो इसको नॉलेज था, इसको पता था कि किसास का राइट वेव ऑफ हो चुका है, बदले सुलह एक्सेप्ट की जा चुकी है, उसके बावजूद इसने कत्ल किया है, तो वो किसास के लिए लायबल होगा। सेकंड है दियत, इफ़ ही हैड नो नॉलेज ऑफ दी सच वेवर और कंपोजिशन, या फिर अगर इसको वेवर ऑफ दी किस राइट ऑफ किसास या कंपाउंडिंग के बारे में पता नहीं था, उसका नॉलेज नहीं था, फिर भी उसने डेथ कॉज कर दी, तो फिर ये दियत के लिए लायबल होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 313, राइट ऑफ किसास इन कत्ले अम्द। राइट ऑफ किसास किस किस के पास है? When there is only one wali, he alone has the right of qisas in qatl amd, but if there are more than one, the right of qisas vests in each of them. जहाँ पर एक वली है तो right of qisas उसके पास है, अगर एक से ज़्यादा है तो उन सब के पास भी right of qisas है। If the victim has no wali, the government shall have the right of qisas. जहाँ पर victim का कोई वली नहीं है, कोई लीगल हेयर नहीं है, तो गवर्नमेंट जो उसकी वली है तो गवर्नमेंट के पास राइट ऑफ किसास है। If the victim has no wali other than minor or insane, then the wali of that minor or insane, कि जहाँ पर विक्टिम का वली जो है वो माइनर है या इंसेन है, तो फिर इन माइनर और इंसेन का जो वली है उसके पास राइट ऑफ किसास होगा इनके बिहाफ पे। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 317 के ऊपर। दरमियान में हमने कत्ले अम्द, कत्ले शबीह अम्द, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। सेक्शन 317 क्या कहता है? पर्सन कमिटिंग कत्ले अम्द डिबार्ड फ्रॉम सक्सेशन। सो वेयर अ पर्सन कमिटिंग कत्ले अम्द और कत्ले शबीह अम्द इज एन हेयर और बेनिफिशरी अंडर अ विल, ही शैल बी डिबार्ड फ्रॉम सक्सीडिंग टू ए स्टेट ऑफ द विक्टिम एज एन हेयर और बेनिफिशरी। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर एक बंदा है जिसको अपने बाप की या बेटे की या अपने दादा की विरासत मिलनी थी, यानी कि उसने वसीयत में लिख दिया कि मेरे मरने के बाद ये चीज़ मेरे बेटे को जाएगी, मेरी बीवी को जाएगी या मेरे पोते को जाएगी, तो अगर कोई वारिस अपने मोरिस को मारता है सिर्फ और सिर्फ वो विरासत लेने के लिए, वो प्रॉपर्टी रिसीव करने के लिए, चाहे बेटा बाप को मारता है, बीवी खामंद को मारती है या खामंद बीवी को कत्ल करता है, सिर्फ और सिर्फ वो विरासत, वो जायदाद लेने के लिए, तो उसको विरासत के हक से महरूम कर दिया जाएगा, उसको वो प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी जिस प्रॉपर्टी का वो बेनिफिशरी था, वो लीगल हेयर था। उसके बाद फिर हमने कत्ले ख़ता को डिस्कस किया था, उसकी पनिशमेंट कत्ल बेसबब, उसकी पनिशमेंट डिस्कस की थी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने सेक्शन 324 के ऊपर। सेक्शन 324 क्या कहता है? अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले अम्द, हुएवर डज एनी एक्ट विद द इंटेंशन और नॉलेज एंड इफ ही कॉज कत्ल ही वुड बी गिल्टी ऑफ कत्ले अम्द शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट। अब सेक्शन 324 क्या कहता है कि अगर कोई बंदा इंटेंशनली नॉलेज के साथ कि कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है जिससे अगले बंदे की जान जा सकती है, या तो उसको डेथ कॉज करने की कोशिश करता है या बॉडीली इंजरीज कॉज करने की कोशिश करता है और उसकी इंटेंशन है, अगर उसने अटेम्प्ट भी की है तो उस अटेम्प्ट के लिए उसकी कितनी सज़ा है कि 5 से 10 साल तक की उसको सज़ा दी जाएगी एज पर सेक्शन 324। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 325 पे। सेक्शन 325 कहता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, खुदकुशी करना। अब खुदकुशी हो गई तो ऑब्वियसली ऑफेंस कमिट हो गया, वो बंदा तो मर गया, अब उसको क्या सज़ा दे? तो अगर कोई पर्सन खुदकुशी की कोशिश करता है तो सेक्शन 325 के अकॉर्डिंग उसको 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट और उसके साथ फाइन सज़ा के तौर पर दिया जाएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है सेक्शन 326 जो कि बात करता है ठग की। ठग कौन है? Whoever shall have been associated with any other for the purpose of committing robbery or child stealing by means of accompanied with qatl is a thug। अगर कोई पर्सन
किसी रॉबर्स के ग्रोह के साथ मिल जाता है इंटेंशनली, सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए, चोरी करने की नीयत से या फिर चाइल्ड स्टीलिंग की नीयत से, बच्चे चोरी करने की नीयत से अगर कोई रॉबर्स के ग्रोह के साथ मिल जाता है और इस दौरान अगर वो किसी पर्सन का कत्ल कर देते हैं तो सेक्शन 326 क्या कहता है कि उनके लिए जो इम्प्रिजनमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और इसके साथ साथ उनको फाइन भी पे करना होगा जो कोर्ट डिटरमिन करेगी। ठग की सजा क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ये थी हमारी डिस्कशन स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कत्ले आमद। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह हर्ट को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।